नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण नोट्स, और ये नोट्स जो होंगे ये एसएसटी सब्जेक्ट के लिए होंगे, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए होंगे। और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में हम देखेंगे जियोग्राफी का चैप्टर 2 जो कि क्लास 6 का है। और यहाँ पर इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण नोट्स के पॉइंट जो निकल करके आते हैं उन्हें हम देखेंगे। और हमारा जो चैप्टर है यह है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित। तो चलिए इससे समझते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको आने वाली एग्जाम में काफी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ग्लोब, अक्षांश और देशांतर से संबंधित है, तो यहाँ पर इनके बारे में जो भी बिंदु हमारे महत्वपूर्ण हैं उन्हें बारी बारी से यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हमारा जो ग्लोब होता है। तो ग्लोब की संरचना आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ग्लोब जो है ये पृथ्वी का एक नमूना है। पहली बात तो यहाँ पर ये होती है कि ये पृथ्वी के एक नमूने के रूप में होता है, और ये हमारी पृथ्वी जो होती है वो गोलाकार नहीं होती है ना। अब देखिए, यहाँ पर तो गोलाकार हमें ग्लोब नजर आ रहा है, परंतु थोड़ी सी बात हमें ये समझना है कि ये उत्तर और जो दक्षिणी ध्रुव होते हैं वहां पर चपटी होती है, और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई भी होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा होता है ये इसका उत्तरी ध्रुव है, और ये नीचे जो इसका है ये दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर ये कुछ चपटी होती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। ग्लोब पर देशों को, महाद्वीपों को और महासागरों को उनको सही आकार में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नीले रंग में जो है ये महासागर हैं, और ये जो हमारे महाद्वीप हैं, और इनके अंदर ये विभिन्न देशों की स्थितियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब ग्लोब में एक सुई जो होती है ग्लोब में झुकी हुई होती है। तो देखिए, यहाँ पर जब हम नमूने की बात कर रहे हैं तो ये सुई वाला पॉइंट जो है वो सिर्फ इसके लिए है, ना कि हमारे लिए है, क्योंकि जैसे ये इस ग्लोब के अंदर, इसके अंदर एक सुई जैसी जो डली हुई है जिस पर ये ग्लोब जिसे घुमाया जाता है, तो उसी प्रकार से हम मान लें कि जिससे पृथ्वी का इसे हम अक्ष मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक नमूना है सिर्फ। और वास्तव में पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई सुई नहीं है, पर ये सिर्फ इस नमूने के ऊपर से ये पॉइंट बनाया गया है ना, जिसे हम इसमें इसका अक्ष कहते हैं। और ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे सुई होकर गुजरती है उन्हें हम उत्तर या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बात पहले कर चुके हैं कि ये जो ऊपरी सिरा होता है, यहाँ पर सुई का ऊपर का सिरा है, यहाँ पर नीचे का सिरा है, और जिसे हम इसका अक्ष कहते हैं, इस ग्लोब का अक्ष कहा जाता है। यहाँ ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव है, नीचे जो है ये दक्षिणी ध्रुव है। और ग्लोब को इस सुई के चारों ओर हम घुमा सकते हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, या किसी भी दिशा में हम घुमा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। पर पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की घूर्णन की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, आगे हम बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट की। एक अन्य काल्पनिक रेखा जो होती है वो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, और इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे ग्लोब की पोजीशन है, इसके बीचों बीच में यहाँ से एक बीच में जो रेखा होती है वो इसे बांटती है ना, इसके पीछे की ओर से होकर के फिर ये आएगी। तो ये जो रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा जो होती है ये काल्पनिक रेखा है, और ये पृथ्वी की संरचना या पृथ्वी का जो भाग है, कहने का मतलब है उसे दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, दो गोलार्धों में बांट दिया। अब ये जो ऊपर का जो रहेगा इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, नीचे का जो भाग होगा इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, और ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। दोनों के मध्य में ये रेखा है, इसलिए इसको कभी कभी भूमध्य रेखा भी कह दिया जाता है, या विषुवत रेखा भी कह दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध। तो ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला जो भाग होगा दक्षिण की ओर, तो नीचे दक्षिण की ओर होगा, तो इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। और ये दोनों भाग बिल्कुल बराबर हैं। और विषुवत वृत्त जो होती है ना, ये सिर्फ एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये व्रत लिखा है तो ये व्रत ना होकर के ये वृत्त है, मतलब एक सर्कल यहाँ पर बना रही है, तो ये काल्पनिक रेखा होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं
इसके अंदर अक्षांशों की। तो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति का बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो विषुवत वृत्त की से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को, है ना, ये वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब ये रेखाएं आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे के कैसी है, समांतर है। तो कभी कभी इन्हें समांतर रेखाएं भी कहा दिया जाता है, और या हम कह सकते हैं कि आड़ी रेखाएं। तो हमारी पृथ्वी के ग्लोब पर जब हम देखते हैं, इसके नमूने को देखते हैं, तो इस पर हमें कई ऐसी आड़ी रेखाएं भी देखने को मिलती है, और जिन्हीं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ विषुवत वृत्त जो हमारा है ये बिल्कुल 0 डिग्री है, और इसके ऊपर हम चलते हैं तो ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 90 डिग्री तक हम पहुँचते हैं, है ना। अक्षांश जो रहेगा हमारा ये 90 डिग्री पर जाकर के ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जैसे 20 है, 40 है, 60 है, 80, हम ऐसे और भी पतली पतली रेखाएं बीच में खींच सकते हैं, और उन्हें भी हम कोई मान यहाँ पर दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसी सेम रेखाएं जो होती हैं वो नीचे की तरफ भी होती है। तो ऊपर की जो रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव की ओर, उन्हें हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं। तो ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी जो विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर होंगी, और नीचे की ओर जितनी भी होंगे उन्हें हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो जब इनके ऊपर किसी भी वस्तु स्थिति की बात की जाती है तब उसके साथ इनकी डिग्री का मान भी जोड़ दिया जाता है, जैसे इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश, इतने डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस प्रकार से। तो विषुवत जो हमारी रेखा है, विषुवत वृत्त है, ये शून्य अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि ये दोनों के बीच में है, तो इसे हम भूमध्य भी कह देते हैं। इसी प्रकार से 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। मतलब यहाँ से 90 डिग्री ऊपर की ओर चलेंगे तो ये ऊपर का पूरा जो एरिया होगा, पूरा क्षेत्र जो होगा वो उत्तरी अक्षांश, नीचे का दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये पॉइंट हम देख चुके हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा गया, ये भी देख चुके हैं। और प्रत्येक अक्षांश का जो मान होता है, मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। तो ये हमने बात इसमें कर चुके हैं कि जब भी किसी भी हम वस्तु स्थिति या किसी देश जगह की स्थिति को बताते हैं तो उसके साथ में उसकी जो स्थिति होती है वो उत्तरी अक्षांश में है या दक्षिणी में, उसे भी जरूर लिखा जाता है। और यहाँ पर अपने स्थान से ध्रुव तारे के कोण को माप करके आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घटता है। अब बिल्कुल घटेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो जो विषुवत वृत्त है हमारा, यही सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और इसके ऊपर चलेंगे तो ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, इसके ऊपर ये थोड़ी सी और छोटी है, इसके ऊपर और छोटी है, और आप देख रहे हैं ध्रुव पर बिल्कुल ही छोटी अक्षांश रेखाएं हमें नजर आ रही है। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम नीचे होता है। तो जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घट जाता है। आगे जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे बहुत बातें आपको सीखने को मिलेंगी। अब हम यहाँ तो देख ही चुके हैं कि जो विषुवत वृत्त हमारा होता है या विषुवत रेखा जो होती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसे कहा जाता है। अब इससे ऊपर आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री पर यहाँ पर एक रेखा है जो उत्तर की ओर है, उत्तरी अक्षांश के रूप में है। तो यहाँ पर ये रेखा जो है इसे नाम दिया गया है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा से प्रश्न आता है कि कर्क रेखा जो है वो कहाँ पर स्थित होती है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित होती है। और बिल्कुल इसी प्रकार की एक रेखा होती है जिसे मकर रेखा कहा जाता है, ये होती है दक्षिणी अक्षांश में स्थित। और उतना ही मान इसका है, इतना ही मान इसका है, बस सिर्फ फर्क है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का। मतलब ये उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ये दक्षिणी ध्रुव की होती है, या दक्षिणी गोलार्ध बोल सकते हैं, या उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो हमारी है उसके यहाँ से 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, इसे हम देख पा रहे हैं कि ये उष्ण कटिबंध है। अब उष्ण कटिबंध है तो क्यों है, और यहाँ पर हमें बात सीखने को मिलेगी।
फिर इसके ऊपर का देखते हैं, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, और फिर यहाँ पर देख रहे हैं शीत कटिबंध है। तो देखिए शीतोष्ण, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये सब हम समझते हैं बारी बारी से। और ऐसा का ऐसे आपको बिल्कुल यहाँ पर नीचे मिलेगा, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, और यहाँ पर ये जो है शीत कटिबंध है। तो ये दक्षिणी शीत कटिबंध है, ये उत्तरी शीत कटिबंध है। चलिए इनके पॉइंट को देख लेते हैं, ताकि पॉइंट के साथ आप समझेंगे तो आप थोड़ा उसको देख भी पाएंगे। देखिए, तो ये तो हमने बात कर ली। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होती है। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है, और वो भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। विषुवत वृत्त की 66 सही 1/2 मतलब 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिखा है उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है, और यहाँ तक का जो एरिया है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया, तो यहाँ तक का जो भी हिस्सा है नीचे का इसका, ये हमारा कहलाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त। उसी प्रकार से विषुवत रेखा के नीचे भी 66 सही 1/2 डिग्री पर जो वृत्त बन रहा है उसे नाम दिया गया है दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है इसे। आगे बात करते हैं, कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 23.5 डिग्री हम 0 से ऊपर की बात कर लें या इसमें नीचे की बात कर लें, तो कहने का मतलब है कि यहाँ का जो इतना एरिया है ये 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसे नाम दिया गया है उष्ण कटिबंध। अब उष्ण का मतलब तो हम समझ जाते हैं गर्म, है ना, और ये जो क्षेत्र है इसे उष्ण कटिबंध बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो कैसी पड़ेंगी, वो सीधी पड़ती है, और उनकी तीव्रता यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है सीधी पड़ने के कारण। तो ये क्षेत्र जो होता है यहाँ पर कह सकते हैं कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, तो इसलिए इस क्षेत्र को नाम दिया गया है उष्ण कटिबंध। अब देखिए दूसरा क्षेत्र, देखिए ये शीतोष्ण है। तो शीतोष्ण का मतलब होता है, जैसे कि हम बात करें शीत की और उष्ण की, तो शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म, और दोनों का जब मिला जुला हो तो उसे कह देते हैं शीतोष्ण। तो ये जो क्षेत्र होगा ये तो गर्म हो गया, ये जो होगा ये मध्यम हो जाएगा, मतलब कि इसमें कुछ गर्मी भी होगी कुछ ठंड भी होगी, दोनों ही प्रकार की स्थितियों से निर्मित होगा, तो इसलिए इसे कहा जाएगा शीतोष्ण। और सबसे ऊपर टॉप का और सबसे डाउन का जिसकी बात की जा रही है, यहाँ पर ये जो ध्रुव है हमारा, यहाँ पर ये शीत है, यहाँ पर बिल्कुल ठंडी स्थिति होगी, बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पर ठंडा क्षेत्र होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, हल्की पड़ती है, और जब तिरछी पड़ती है तो वो फैली हुई तो होंगी पर यहाँ पर उनकी तीव्रता जो होती है वो घट जाती है, उस वजह से यहाँ पर पूरी तरह से गर्मी ना के बराबर मिलती है, तो इसलिए ये बिल्कुल ठंडा क्षेत्र है, तो इसे नाम दे दिया गया शीत कटिबंध। अब ऐसा ही नीचे है दक्षिणी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव में, तो आप समझ गए बीच का जो बिल्कुल भूमध्य रेखा के चारों ओर आसपास का क्षेत्र होगा वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र होगा, उसके ऊपर का क्षेत्र होगा वो शीतोष्ण कटिबंध होगा, और नीचे का होगा वो भी शीतोष्ण होगा, पर सबसे नीचे जो ध्रुवों की स्थिति होगी और ऊपर के ध्रुवों की स्थिति होगी वहां पर शीत कटिबंध होगा, सबसे ठंडा क्षेत्र होगा। चलिए अब इसके पॉइंटों को समझते हैं। देखिए पॉइंट में यदि हम उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, तो मध्यम कौन सा है? यही है हमारा शीतोष्ण, इसलिए इन्हें हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो देखिए मध्यम का मतलब क्या, ना तो ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, दोनों ही प्रकार की स्थितियों से मिलजुल करके बना हुआ है, तो ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र में बहुत
क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब देखिए ये जो लिखा है उत्तरी शीत कटिबंध, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें बराबर नहीं पड़ती है, ना के बराबर पड़ती है, तो ये शीत कटिबंध हो गया। इसी प्रकार से नीचे भी जो है ये दक्षिणी शीत कटिबंध है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। और देशांतर रेखाएं क्या होती है, तो यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं ग्लोब के ऊपर ऐसी कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं और इन खड़ी रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। अब देखिए देशांतर रेखाएं हैं, पर इन्हें शुरू कहाँ से किया गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मिल रहा है मान 0 डिग्री देशांतर। ये जो देशांतर है इसे हम कहते हैं, देखिए ये जो रेखा होती है इसे कहा जाता है प्रमुख यामोत्तर रेखा या प्रधान देशांतर रेखा, और ये 0 डिग्री से शुरू हो रही है। फिर हम देख रहे हैं अगली रेखा को यहाँ पर 15 डिग्री नाम दे दिया है, ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। फिर ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये सब। तो यहाँ से हम जब इस साइड चलेंगे तो ये पूरा हिस्सा जो होगा ये पूर्वी देशांतर रेखाओं से संबंधित होगा। इस रेखा से जब पीछे की ओर चलेंगे, इस साइड चलेंगे पीछे की ओर, तो ये जो पूरा होगा ये पश्चिमी देशांतर होगा। तो यहाँ इस रेखा से एक संबंधित प्रश्न आता है, ये रेखा आखिर है कहाँ पर स्थित। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेखा है ये ब्रिटिश राज की वेधशाला जो है जहाँ पर स्थित है, तो वहाँ ग्रीनिच के अंदर ये स्थित है। अब ये कभी कभी लंदन के नाम से भी जानी जाती है कि भाई लंदन में स्थित है, तो क्योंकि ये वेधशाला वहीं पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से जब हम जैसे मान लिया कि मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक चित्र मान लेता हूँ कि जैसे कि ये एक गेंद के भांति हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पर इसे मैंने नाम दे दिया कि ये जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब देखिए इससे 180 डिग्री हम पीछे से घूमकर वापस यहाँ पीछे के साइड में आएंगे, तो ये जो हिस्सा होगा पूरा, ये जो हिस्सा है ये पूर्वी देशांतर होगा, और इसमें जितनी भी रेखाएं होंगी उन्हें हम पूर्वी देशांतर रेखाएं कहेंगे। फिर इस रेखा से पीछे की ओर जितनी भी होंगी वो सभी पश्चिमी देशांतर रेखाएं होंगी। अब इन्हीं रेखाओं के साथ साथ हम देखा कि भूमध्य रेखा होती है और उस पर अक्षांश रेखाएं होती है। तो किसी भी स्थिति को, वस्तु की स्थिति को जब दर्शाता है तो उसमें इतने डिग्री उत्तरी गोलार्ध, इतने डिग्री देशांतर, इनका उल्लेख किया जाता है। तो इस प्रकार से हम उसकी स्थिति को समझ सकते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है। अब देखिए यहाँ से एक बात का ध्यान आपको रखना है कि जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जैसे वो देखा होगी यहाँ पर, मान लीजिए कि इसके पीछे पे जहाँ से आप देख रहे हैं ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, घूम करके यहाँ आ रहा है, और 180 डिग्री ही पीछे से घूम करके आ रहे हैं यहाँ पर। अब दोनों के लिए ये 180 है, तो ये दोनों का कॉमन 180 डिग्री है। अब यहाँ का जो टाइम होता है वो इस प्रधान देशांतर रेखा से 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम जब आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ का टाइम जो होता है वो 1-1 घंटे आगे हो जाता है, क्योंकि जहाँ से यहाँ पर 180 डिग्री का अंतर है, इस 0 डिग्री कहा है, इसे 180 डिग्री कहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे समय जो है वो इन क्षेत्रों में आगे होगा, और जैसे हम पीछे की ओर जाएंगे तो समय जो होगा ना वो इन क्षेत्रों में पीछे की ओर होगा। मतलब टाइम जो होगा ना वो यहाँ पीछे होगा और यहाँ पर आगे स्थित होगा। जैसे हमारे भारत की स्थिति, अब हमारा भारत जो है वो है पूर्वी देशांतर में स्थित, तो यहाँ पर जो टाइम होगा उससे हमारे देश में जो टाइम होगा वो निश्चित ही आगे होगा। जैसे यहाँ पर लंदन के अंदर यदि दोपहर के 2 बज रहे हैं तो यहाँ हमारे यहाँ शाम के 7:30 बजेंगे, समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्थित हैं, तो जो भी देश, जो भी जगह यहाँ पर आगे स्थित होगी उसमें समय आगे चलेगा, इधर पीछे चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इनसे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि इस रेखाओं से प्रत्येक अंश को मिनट और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, और यह अर्धवृत्त है और उनके बीच के ध्रुवों की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देशांतर रेखाएं जो हैं वो यहाँ पर तो हमें दूर दूर दिख रही हैं, पर ध्रुवों की ओर जैसे हम चलते हैं तो वहाँ पर ये सब रेखाएं आपस में मिल रही हैं,
है ना, ये पॉइंट स्थित था। प्रशांत महासागर जो है में टोगा द्वीप स्थित है, तो टोगा द्वीप का कभी आपको प्रश्न आता है कहाँ पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। मॉरिशस द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। ब्रिटिश राज्य की वेधशाला ग्रीनिच में स्थित है और वो इस प्रधान देशांतर रेखा पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वहीं से शुरू की गई है। ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है, तो जिसे हम खड़ी रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखाएं, और आड़ी रेखाएं जो होती है वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। चलिए आगे बात करते हैं। जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर अभी जो टाइम है वो दोपहर का 12 बज रहा है ना, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो ठीक 180 डिग्री पर, यानी कि यहाँ पर जो भी देश जो भी स्थित होगा पीछे के साइड में इसके, है ना, जैसे कि ये हमारा गोला था तो हमने यहाँ पर बात की है इसमें आगे की ओर, तो यहाँ से हम घूम करके यहाँ आएंगे पीछे की ओर, तो यहाँ पर ठीक जो रहेगा ना वो रात्रि का 12 बजेगा। तो देखिए कितना अंतर आ रहा है, 12 घंटे का अंतर आ रहा है। यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहाँ पीछे की ओर 180 डिग्री पर पूर्व में यहाँ पर रात की 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर रात्रि 12 बज रहे हैं। तो दोनों में कितने घंटे का अंतर आ रहा है, देखिए 12 घंटे का अंतर आ रहा है। और सेम ऐसे ही 12 घंटे का पीछे का अंतर भी होगा, तो ये 12 घंटे आगे अंतर है, ये पीछे का अंतर होगा। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समय का अंतर भी बढ़ता जाता है। चलिए, जैसे एक पॉइंट था हमारा कि भाई ध्रुव पर जो कटिबंध है वो शीत क्यों है, तो क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें जो होती है वो कैसे पड़ती थी, तिरछे। तो उसी क्रियाकलाप को समझने के लिए यहाँ पर जैसे हम किसी सीधी सतह पर प्रकाश फैलाते हैं ना, तो वो प्रकाश तेज होता है पर कम क्षेत्र पर फैलता है। जैसे अभी देख रहे हैं टॉर्च है, टॉर्च से इस यहाँ पर प्रकाश डाला जा रहा है, तो ये फैल कम रहा है पर इसकी तीव्रता ज्यादा है, ये तेजी के साथ में, तीव्रता के साथ में यहाँ पर आ रहा है। और यदि हम इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं तो इसका फैलाव तो ज्यादा हो जाएगा पर इसकी तीव्रता घट जाती है। अगला हमारा पॉइंट आता है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है, और वो स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में होते हैं उनका समय ग्रीनिच से आगे होता है, और हमारा भारत भी वहां पर आगे है, तो हमारा टाइम भी जो होता है वहां से आगे चलता है। जैसे वहां हमने देखा कि दोपहर के 12 बज रहे थे और हमारे यहाँ रात के 12 बज रहे थे उसी दिन के, है ना। और जो पश्चिम में स्थित है उनका समय पीछे होगा। अब जो ग्रीनिच से और भी पीछे के साइड में है तो उनका टाइम जो है वो और पीछे चलेगा। आगे बात करते हैं, स्थानीय समय का अनुमान जो है सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से भी लगाया जाता है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर। आगे ये यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब तिरछी रेखाएं पड़ती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो फैलाव तो ज्यादा होगा पर तीव्रताएं जो होती है वो कम हो जाती है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, और भारत में गुजरात, द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय मान में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे भारत के 2 स्थान की बात की गई है इसमें, जैसे गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़, ये दोनों टाइम 2 अलग अलग जो क्षेत्र है, राज्य हमारे, वहां पर ये क्षेत्र हैं, और इन दोनों के टाइम में कितना अंतर आ रहा है, 1 घंटे 45 मिनट का अंतर आ रहा है। अब 1 घंटे 45 मिनट का अंतर कैसे आ जाता है तो हम समझेंगे आगे चित्र के माध्यम से। ग्रीनिच पर स्थित यामोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अब आते हैं हमारे भारत की स्थिति पर। तो देखिए हमारे भारत का जो विस्तार है वो है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो गुजरात का क्षेत्र है और यहाँ पर असम का क्षेत्र स्थित है, तो दोनों के टाइम पीरियड में यदि हम देखें ना तो 1 घंटे 45 मिनट का अंतर आ जाता है इन दोनों क्षेत्र में। और हम जो हमारी 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है ना,
उससे हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे हम चलते हैं। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि वहाँ जो टाइम है उससे 5.5 घंटे ज़्यादा आगे हम रहेंगे, हमारे भारत का टाइम। अब देखिए ये जो टाइम है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से घुमा फिरा अगर प्रश्न पूछा जाए तो देखिए, यदि आपसे गुजरात के विषय में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए गुजरात के टाइम की बात पूछी जाए, तो यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम मानक रेखा जो हमारे भारत की है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और यहाँ पर मानी गई है, तो यहाँ पर 5.5 घंटे का अंतर होगा इस रेखा पर। और यदि यहाँ की बात करें तो यहाँ लगभग 5 घंटे का अंतर आएगा। यहाँ पर 5 घंटे का अंतर है, यहाँ 5.5 घंटे का अंतर है, और आप यहाँ चले गए तो यहाँ पर 6 घंटे का अंतर हो जाएगा, और बिल्कुल आप इधर चले गए यहाँ पर तो यहाँ पर 6.5 घंटे का अंतर भी आ जाएगा इस देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा से। तो भाई यहाँ पर देखिए 5 घंटे का अंतर है, यहाँ पर 6.5 घंटे का अंतर है, तो इसीलिए हमारे भारत में रेलगाड़ी वगैरह के समय को निर्धारित करने के लिए एक मानक रेखा मानी गई है, जो लगभग इसके विस्तार के बीचों बीच में स्थित मानी है। तो यहाँ पर जो रेखा है हमारे भारत की, वो मानक रेखा है ना। और ये कितने डिग्री पर स्थित है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब यहाँ पर जो टाइम होगा वही पूरे देश का टाइम माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये विस्तार के कारण से और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण से ये टाइम का अंतर आ जाता है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ देश ऐसे भी हैं कि जहाँ पर ऐसे मानक समय, हमारे देश में तो एक ही मानक समय रेखा है यहाँ पर कुछ देश ऐसे हैं कि उनका देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से ज़्यादा मानक समय अपनाए जाते हैं। और जैसे रूस है तो रूस के अंदर 11 मानक समय है, जैसे हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही मानक समय है, मानक समय रेखा है, वैसे ही वहाँ पर 11 मानक समय रेखा है, और हर घंटे को ही वहाँ पर मानक समय रेखा में परिवर्तित कर दिया है। तो पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में वहाँ पर बांटा गया है रूस के अंदर। आगे हम बात करते हैं, जैसे भारत का जो ग्रीनिच है, ग्रीनिच से लगभग 82 डिग्री, 82 सही 1/2 मतलब 82.5 डिग्री बोल सकते हैं, के पूर्व में स्थित है, और यहाँ का जो समय है वो ग्रीनिच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब यहाँ पर जो टाइम होगा उससे 5-5.5 घंटे ज़्यादा आपको जोड़ करके, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर दोपहर के 3 बज रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ग्रीनिच पर 0 डिग्री पर दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो हमारे भारत में जो टाइम होगा वो कितना होगा, तो 3.5 में आप 5 घंटे जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जो टाइम होगा ना वो टाइम बनेगा 8:30। तो वहाँ पर जैसे आज मान लीजिए कि दिन है शुक्रवार का, तो शुक्रवार के दिन यहाँ 3 बज रहे हैं दिन के, तो यहाँ पर शाम के शुक्रवार के शाम के 8:30 बजेंगे, क्योंकि यहाँ जो टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम चलेगा। तो ये बात आप निश्चित समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो ये हमारे भारत का जो मानक समय है वो 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर को माना गया है। अब मानने का कारण भी आप समझ गए, क्योंकि विस्तार हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये बीचों बीच की कंडीशन हमारे यहाँ पर मानी है। यहाँ जो समय होगा उसी प्रकार से हमने देखा कि जैसे लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे, तो भारत में समय क्या होगा, तो वहाँ पर भारत में समय होगा 7:30 बजे, क्योंकि हम लंदन का जो समय, ग्रीनिच का जो समय है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे होंगे, तो वहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर शाम के 7:30 बजेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जो कि इस चैप्टर से निकल कर आए थे और ये हमने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको यदि कुछ समझने में समस्या रही हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं।
और आपको ये पॉइंट कैसे लगे आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ इस समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।